नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर के 10 सवाल। तो आइए जानते हैं 11 दिसंबर 2025 की 10 प्रमुख एमसीक्यूज प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे सीएमआईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह कार्यक्रम ट्रिपल आईटी नवा रायपुर और चिप्स के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। दूसरा कथन है, यह इंटर्नशिप के तहत चयनित छात्रों को प्रति माह 1 लाख रुपए का स्टाइफंड दिया जाएगा। तीसरा कथन है, इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्यों को। कुल पद है इसमें 25 युवा इसमें भाग ले सकते हैं, है ना। आयु सीमा क्या है इसमें? आयु सीमा है 30 वर्ष। पात्रता क्या है? पात्रता है आईआईटी भिलाई, ट्रिपल आईटी रायपुर, एनआईटी रायपुर के छात्र इसमें भाग ले सकेंगे। कौन से स्ट्रीम वाले छात्र भाग ले सकेंगे? सीएससी, आईटी, डेटा सर्विसेज और एआई वाले छात्र जिन्होंने बीटेक में ग्रेजुएशन कर लिया है या कर रहे हैं, दोनों प्रकार के छात्र भाग ले सकते हैं। कितनी आयु वाले? 30 वर्ष की आयु वाले। कुल पदों की संख्या है 25, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष के बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को शामिल करने जा रही है? ऑप्शन ए 2024-25, बी 25-26, सी 26-27 या डी 27-28। तो 2025-26 के बजट में जो है छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार ग्रीन बजट की अवधारणा को जो है शामिल करने जा रही है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी खर्च और योजनाओं को जो है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को जोड़ना, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को जोड़ना। सतत विकास कितने प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? 17 प्रकार के एसडीजी गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 प्रकार के, है ना। तो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को जोड़ना इस बजट का उद्देश्य है ना। और ये जो बजट है, जेंडर बजट, जैसे कि पिछले बार था जेंडर बजट, महिला केंद्रित बजट की तर्ज पर यह बनाया जाएगा, ताकि यह पता चले कि सरकार पर्यावरण पर कितना और कैसे खर्च कर रही है ना। इसीलिए स्पेसिफिक बजट लाया गया है पर्यावरण के लिए। उसका नाम क्या है? ग्रीन बजट की अवधारणा, है ना। इसी प्रकार से ग्रीन बॉन्ड भी लाया जाता है, किसमें? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में बस्तर संभाग के किस स्थान पर फीफा के मानकों के अनुरूप 5 करोड़ रुपए की लागत के एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान तैयार किया गया है? ऑप्शन है जगदलपुर, बी कोंडागांव, सी रामकृष्ण मिशन रायपुर या डी रामकृष्ण मिशन नारायणपुर या डी रामकृष्ण मिशन रायपुर। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन रायपुर में जो है फीफा के स्टैंडर्ड के अनुसार 5 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान तैयार किया गया है ना। मैदान 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा, एस्ट्रोटर्फ और एंडोटर्फ, है ना। एंडोटर्फ 2 प्रकार के मैदान होते हैं। और इसका नेतृत्व जो है कौन कर रहे हैं? इसका नेतृत्व किसने किया है? स्वामी व्यापतानंद ने किया है। स्वामी व्यापतानंद ने किया है, जो कि सचिव हैं। किसके सचिव हैं? रामकृष्ण मिशन के नारायणपुर के सचिव हैं, है ना। और इसका जो उद्देश्य है, अबुझमाड़ को फुटबॉल की नर्सरी की तरह क्या बोलना चाहिए कि विकसित करना। और ये रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी विगत। और इस मैदान पर जो है, ये मैदान है जो मैं मैदान की बात कर रहा हूँ, वही मैदान है। और इस मैदान में जो है पिछले 5 सालों से सुब्रतो कप का प्रतिनिधित्व जो है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुब्रतो कप में कर रही है ये मैदान, है ना। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से, याद रखिएगा, है ना। सफल खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, सफल कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस क्षेत्र से? तो सुरेश कुमार ध्रुव, जो कि भारत के अंडर 18 एशियन कप के हिस्सा हैं। अभिषेक कुंजाम, जो कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के लिए चयनित हुए हैं। और मनोज लेकाम, जो कि पियरलेस क्लब के लिए अनुबंधित है, जो कि कोलकाता में है ना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर।
हाल ही में चर्चा में रहे MOSIP के संबंध में विचार कीजिए। मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म के बारे में विचार कीजिए। कथन पहला है, इसे IIIT बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। कथन दूसरा है, यह आधार जैसी तकनीक का उपयोग करता है। कथन तीसरा है, भारत सरकार इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के प्रमुख हिस्से के रूप में बढ़ावा दे रही है। इसका कथन 1 और 3 सही हो जाएगा, कथन दूसरा गलत है ना, कथन दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। ये आधार जैसी तकनीक का उपयोग जो है नहीं करता है ना। और इसको जो विकसित किसने किया है? IIT बेंगलुरु ने किया है। और MOSIP को और भी अपनाने वाले देशों की बात करें तो मोरक्को है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, इथियोपिया है और युगांडा है। ये सारे देश जो है MOSIP को अपना रहे हैं, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अनंत अंबानी को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं किसके? रिलायंस इंडस्ट्रीज के, पशु संरक्षण के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एशियन लीडरशिप अवार्ड, बी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, सी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड या डी ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये जो पुरस्कार है इनको वनतारा प्रोजेक्ट के लिए मिला है ना, वनतारा प्रोजेक्ट के लिए। अब वनतारा प्रोजेक्ट क्या है? तो वनतारा प्रोजेक्ट जो है घायल बीमार है, संकट में पड़े जानवरों की देखभाल और पुनर्वास के लिए जो है काम करता है। क्या प्रोजेक्ट? वनतारा काम करता है ना। और चूंकि अनंत अंबानी को ये मिला है तो इनके एक रिकॉर्ड की बात करें तो ये सबसे युवा पुरस्कार प्राप्त बन गए हैं। और इसके अलावा ये पहले एशियाई भी हैं, पहले एशियाई और सबसे युवा पुरस्कार प्राप्त करता है इस अवार्ड के, है ना। नहीं तो इस उम्र में ये अवार्ड अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने किस संस्था के साथ मिलकर एंटीबायोटिक खपत मामले के लिए नए दिशा निर्देश स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जारी किए हैं? ऑप्शन है एम्स, बी NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र या सी ICMR या डी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका NCDC अर्थात नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, है ना। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या समस्या थी, क्यों लाया गया है ना, और उपाय क्या है। तो ये मुख्य समस्या कहाँ आ रही थी? अस्पतालों में जो है एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध और गलत इस्तेमाल से जो है सुपर बग का खतरा बढ़ रहा था, है ना। सुपर बग मतलब यानी बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया पर दवाओं का असर बंद हो जाता है। जैसे हम सर दर्द के लिए एक दवाई खा रहे हैं तो वो दवाई जो है हमारे शरीर उससे आदी हो जाता है, तो उसके बाद सर दर्द छूटता नहीं है ना। महू के इलाज के लिए देखा होगा आपने, म्यूटेट कर लेते हैं महू अर्थात कवक, और उसके बाद क्या है कि वो उस दवाई से मरते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से जो है बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक से नहीं मरता है जिसको पिछले बार यूज किया गया था। ये क्यों हुआ? ये क्योंकि एंटीबायोटिक के अधिकता में प्रयोग करने के कारण हुआ, और ये खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा गया है ना। अब उपाय क्या है इसके? तो उपाय ये है कि अस्पतालों को अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक यानी प्रति 100 बिस्तर के आधार पर दवा खपत का डेटा सरकार को देना होगा, है ना, कि कितना हम दवा खपत कर रहे हैं। तो इसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से दवा खपत जो है आ जाएगी और इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इस पर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इस कारण से जो सुपर बग की समस्या है वो आ रही है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र, जहां दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, कहां आयोजित हुआ था? तो ये जो आयोजित कहां हुआ था? ये हुआ था लाल किले नई दिल्ली में, है ना। काठमांडू में नहीं हुआ था, अहमदाबाद में नहीं हुआ था, पेरिस में भी नहीं हुआ था। ये लाल किला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, हाल ही में आयोजित हुआ था। और उसमें जो है मांग की गई थी कि दिवाली को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जाए। किस सत्र में? 20वें सत्र में, और शामिल कर लिया गया है मांग को अपनाते हुए, है ना। अब कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं। 15वीं तत्व कौन सा है जो इस सूची में शामिल हुआ? तो गुजरात का गरबा,
गुजरात का गरबा 15वां, है ना। और ये 16वां हो जाएगा दीपावली। दीपावली, है ना, दीपावली जो है 16वां हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ने दीपावली को क्या कहा है? दीपावली को कहा है भारतीय संस्कृति की आत्मा। कथन भी पूछा जा सकता है, भारतीय संस्कृति की आत्मा दीपावली को किसने कहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ना। अब यूनेस्को के बारे में जाने तो यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में कहाँ में हुई थी? पेरिस में हुई थी। इसके पेरिस में इसका जो है हेडक्वार्टर है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा, बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, या डी नीति आयोग द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। लागू कब से है? लागू है ये 1 अप्रैल 2021 से, है ना। अभी हम इसको करंट में क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो लागू तो 1 अप्रैल 2021 से आ चुका है। तो एक डाटा आया है। डाटा क्या आया है? एक डाटा में आया है, न्यूज़पेपर में छपा था। किस में छपा था? जागरण न्यूज़ में, जागरण पेपर में छपा था। वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि वर्ष 2036 तक जो है भारत में हर 7 में से 1 व्यक्ति वरिष्ठ होगा अर्थात 60 साल से ऊपर होगा। दोस्तों यही समस्या जो है जापान में चल रही है, इसीलिए इस समस्या के उपाय के लिए उन्होंने रोबोट्स को अपनाने की घोषणा जो है की है, रोबोट्स को, है ना। तो जापान जैसे देश, चीन जैसे देश में युवा जनसंख्या की कमी होती जा रही है। युवा जनसंख्या की कमी होती जाएगी तो क्या है, देश उस प्रगति से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसी हम अपेक्षा कर रहे हैं, है ना। परिषद, इस पर एक परिषद काम करता है। ये अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत एक परिषद काम करता है। ये परिषद का क्या है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, इसका गठन किया जाता है, जो कि अटल वयो अभ्युदय के लिए काम करता है। और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इस परिषद की जो है अध्यक्षता करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार किस नदी पर किए गए सिमुलेशन से पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से सेंट्रल हिमालय में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा? ऑप्शन ए कर्णाली नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, या डी काली नदी। कर्णाली नदी कहाँ है? नेपाल में, है ना। नेपाल पर जो नेपाल की कर्णाली नदी पर साइंटिफिक रिपोर्ट ने एक अध्ययन किया और उस पर सिमुलेशन अर्थात आगे कैसा हो सकता है इसका अनुमान लगाना सिमुलेशन कहलाता है ना। और उस सिमुलेशन में पता चला कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जो है सेंट्रल हिमालय में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, है ना। आइए जानते हैं, इस साइंटिफिक रिपोर्ट में एक और तथ्य पर जोर दिया गया, पीक वाटर पर। पीक वाटर क्या है ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, है ना। और शुरुआत में जो है ये कर्णाली नदी में बाढ़ के पानी के कारण अचानक से जल का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जब ग्लेशियर सूख जाएंगे तो पानी अचानक से कम हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? पीक वाटर, है ना। ये थ्योरी दिया है ये साइंटिफिक रिपोर्ट ने, है ना। और इसके अलावा जो है ये कर्णाली नदी चूंकि बॉर्डर से गुजरती है तो इसका प्रभाव भारत में पड़ेगा, इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है। कोसी नदी की बात करें तो ये बिहार का शोक कहलाता है। दामोदर नदी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल का शोक कहलाता है। और काली नदी जो है सीमा बनाती है और विवादित क्या, नक्शे में कभी नेपाल अपने दिखाता है, भारत इसे अपना मानता है, तो इसी प्रकार का विवाद दोनों के बीच चल रहा है। नेचर रिसर्च की बात करें तो हिमालय को नेचर रिसर्च ने क्या कहा है? नेचर रिसर्च ने हिमालय को कहा है वाटर टावर ऑफ एशिया, है ना। ऐसे कथन पूछे जा सकते हैं। वाटर टावर ऑफ एशिया हिमालय को किस संस्था ने कहा है या किसने कहा है, या उपाधि किसने दी है? तो नेचर जनरल ने इसको ये उपाधि दी है, वाटर टावर ऑफ एशिया। किसको? हिमालय को दिया है। 10वां और आखिरी प्रश्न है आज का। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा जारी सिम बाइंडिंग निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए जानते हैं, पहला कथन क्या कहता है
कि मोबाइल ऐप आधारित संचार सेवाओं को उपयोगकर्ता के सक्रिय सिम से लगातार लिंक रहना जो है अनिवार्य है। दूसरा कथन कहता है वेब डेस्कटॉप संस्करणों के लिए 24 घंटे में ऑटो लॉगआउट अनिवार्य कर दिया गया है ना। इसमें दोनों कथन जो है सही है ना। दोनों कथन एक और दो सही है। इसमें ये अभी वर्तमान में जो चल रहा है डिजिटल अरेस्ट हो गया, डिजिटल फ्रॉड हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, है ना। सिम बाइंडिंग अर्थात जिस मोबाइल में आपका सिम है उसी में वो ऐप जो है चलेगा, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह, है ना। कोई दूसरा आदमी इसको चला नहीं पाएगा। अभी के डेट में क्या है, हम दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप ऐप या टेलीग्राम वेब के माध्यम से चला सकते हैं, है ना, जिसको एनी टाइम साइन इन रख सकते हैं आप दूसरे डेस्कटॉप पे। और उससे क्या खतरा हो सकता है कि मान लीजिए कभी आपने लॉग आउट करना भूल गए और कोई दूसरा उसका उपयोग करके जो है आपके डेटा ले सकता है और उससे साइबर से माने डिजिटल अरेस्ट का आपको धमकी दे सकता है। तो इस प्रकार की जो है साइबर फ्रॉड के खतरे जो है बढ़ जाते हैं। तो इस सब को रोकने के लिए जो है सिम बाइंडिंग की अवधारणा जो है दूरसंचार विभाग द्वारा लाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर। ये वीडियो आपको मिलेगा पिकासो जीएस रिसर्च पर मिलेगा। आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, सभी पेपर को खंगाला जाता है, उसके बाद ये सारे 10 क्वेश्चन आपके लिए निकाले जाते हैं। और ये हमारा 10 क्वेश्चन आपके लिए ऐसा काम करेगा कि आपको परीक्षा के 2 दिन पहले तक लेटेस्ट अपडेटेड के साथ रखेगा, है ना। तो हमारी अवधारणा तो यही है। और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ।